ऑन करो सारे। एक होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया है? यस फिर सर। करना चार्ज और मास में। ठीक है, चलो फिर। So can we start? चलो let's start. Comparison between charge and mass. इधर लिख लो चार्ज और इधर लिख लो मास। ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में बताओ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पहला कॉन्सेप्ट। चलो लिख लिए हैं वो, ठीक है, कोई भी 5 लिख लो, वेरीफाई करना था मुझे, नहीं लिख पाए जल्दी से लिख लें। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, means Q is equal to n into E, ठीक है, प्लस माइनस n into E लिख लिया। तो n क्या है, where n belongs to integer, n क्या होगा, integer, E क्या होगा, चार्ज, magnitude of charge on electron, that is, ठीक है, q charge। mass is yet to be quantized, yet to be quantized, होना तो है लेकिन हुआ नहीं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोलो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली, Career voice is not audible. charge is relativistically invariant, means qb will not be equal to q naught upon under 1 minus b square upon c square। इसका मतलब है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, किसी वेलोसिटी से देखेंगे चार्ज को तो चार्ज के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो मास है वो बदल जाएगा। इट इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, इसमें लिखते हैं ना, इट इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट। कैसे, m v is equal to m naught under 1 minus b square upon c square। तो v चेंज होने से मास बदल जाएगा, क्योंकि चार्ज वो 3 थर्ड पॉइंट में। चलो थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, चार्ज may be negative or positive, charges may be positive and negative wise, mass is always positive, मास हमेशा पॉजिटिव। और एक पॉइंट बोलो भाई। SI unit of charge is coulomb and SI unit of mass is kg. SI unit of charge is coulomb and SI unit of mass is kilogram, mass is kilogram। मास की SI यूनिट है किलोग्राम, इसकी SI यूनिट है कूलम। और कुछ बोलो। Sir, charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. Very good, charge cannot exist without mass, wise mass will exist without charge, ठीक है। और एक बात,
लिखने को तो हम सारा लिख सकते हैं, जितना भी 10 to 11 12 जितनी प्रॉपर्टी लिखी थी सब प्रॉपर्टी मास की हम कंपेयर कर सकते हैं, उसमें से जो तुम्हें याद है वो 5 लिखो। ठीक है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये भी लिख सकते थे कि चार्ज रेस्ट पे है तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक, और मास रेस्ट पे है तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल। ये हो हर्षित जैन की एंट्री हुई है। हर्षित जैन, हर्षित जैन प्रेजेंट करेगा। अच्छा, और बताओ, ठीक है? तो अब थोड़ी सी बात और मजेदार करने वाले हैं। हाँ, तो आपको ये बता दिया गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी हो गया, सब हो गया, चार्ज और मास में कंपैरिजन हो गया, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज की बेसिक यूनिट बता दिया, चार्ज की छोटी से छोटी यूनिट बता दिया, चार्ज की बड़ी यूनिट बता दिया, है ना? तो ये थोड़ा फास्टली रिवाइज कर लो। 1 कूलम को कहते हैं 3 to 10⁻⁹ ESU या स्टेट कूलम। स्टेट कूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। 1 coulomb is equal to 1 upon 10 EMU, है ना? या 1 EMU is equal to कितना, 3 to 10⁻10 ESU। हाँ, ये जसकरण कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो भाई। Transistor gauge empty space exhibits the properties of a charged particle। तो जसकरण का क्वेश्चन है कि सर, in transistor gates empty space exhibits the property of charged particle। ये कहाँ तुमने देखा है? empty space नहीं होता है, empty space नहीं होता है। जहां पे सेमीकंडक्टर होता है, जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो ये इंडिकेशन के थ्रू ये बताया जाता है कि वहां उतना नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी होगी, मींस कि उसको होल फॉर्मेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? होल फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे एक तरीके से, किसमें? सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, जो लास्ट में 12th का लास्ट वाला चैप्टर, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एम्प्टी स्पेस चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है वहां पे इतना फास्ट ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है कि वहां से जो इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट से निकलेगा उसको हम उस स्पेस को अज्यूम करते हैं कि मान लो कि कोई मटेरियल है, न्यूट्रल मटेरियल, वहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पे 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल वो न्यूट्रल था, लेकिन वहां एक 4 या 5 जितना इलेक्ट्रॉन निकला, उसके निकलने से डोमिनेंस बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इनडायरेक्टली ये स्पेस वहां खाली नहीं, वहां कुछ न कुछ तो है। हाँ भाई जसकरण, बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? बोलो, आगे आगे चले, आगे बढ़े। आप सेटिस्फाइड हो डिस्कशन से? हाँ जी सर। ठीक है, तो आओ फिर। मैं बोल रहा था कि चार्ज की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो मैं रिवाइज कर दिया। चार्ज की बड़ी यूनिट है फैराडे, 1 फैराडे 96,500 कूलम, और चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट होगी वो क्या होगी? एम्पियर आर। 1 एम्पियर आर इज इक्वल टू 3600 कूलम। ओके, and 1 coulomb is equal to 3 to 10 raised to power 9 SU, and 1 EMU is equal to 3 to 10 raised to power 10 ESU. ESU is the smallest unit and Faraday is the biggest unit of charge. Are you getting the point? 1 microcoulomb is 10 raised to power minus 6 coulomb.
1 picocoulomb is equal to 10 raised to power minus 12 coulomb, 1 nanocoulomb is equal to 10 raised to power minus 9 coulomb. ये सारी चीजें तुम्हें पता रहना चाहिए जैसे मुझे पता है, ठीक है, तभी तुम क्वेश्चन समझ पाओगे। अभी मैंने क्वेश्चन की शीट बनाई है, 15-20 क्वेश्चन होंगे थिंकिंग वाले और सॉल्व करने वाले, वो शीट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको सारे लोग सॉल्व करेंगे और उसमें होमवर्क की तरह सबमिट करेंगे आज मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम थोड़ी स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। आज हम बात करेंगे थोड़ा चार्जिंग की, चार्जिंग कितने तरीके की होती है, कंडक्टर को कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है, इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो बात है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिंपल सी एक कहानी आपको ये बताइए, क्या कि कोई बॉडी है सिंपली है ना, पॉजिटिवली चार्ज करनी थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन किया हमने, इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन किया, और इसी बॉडी को अगर चार्ज कर, देखो उसी पॉइंट पे आप ये याद भी रखना, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन के इनिशियल से ही ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ प्रोटॉन को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन इजी हमको ये पड़ रहा है, लेकिन मैं बार-बार ये बात नहीं करूँ, whenever I give you the statement कभी भी कि इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्ब करने से मैंने ये चार्ज लिया, तो वो पॉइंट मैं दोबारा बोलूंगा नहीं कि प्रोटॉन के डिस्टर्बेंस से भी हम चार्ज ले या दे सकते हैं, ये बात वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए और ये बात आपको पता रहनी चाहिए। बाद में बार-बार मैं कहता हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज किया तो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये अंडरस्टूड है कि प्रोटॉन सबमिट भी करके पॉजिटिव चार्ज किया जा सकता है, ये मैं बार-बार बोलूंगा इलेक्ट्रॉन। तो जनरली मैं जो काम इसमें चार्जिंग करता हूँ वो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से करूँगा, लेकिन जानते ये भी रहेंगे कि प्रोटॉन के हेल्प से भी होगा, इलेक्ट्रॉन का सबमिशन कर दिया तो ये चार्ज हो गया, ठीक है, कहानी समझ आ गई, ये सबमिट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, समझ में आया। अब मैं बात करना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टिंग बॉडी, नोट डाउन important point, distribution of charge on conducting body, distribution of charge on conducting body या conductor। तो जब भी कंडक्टर का नाम आएगा तुम्हारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन स्पार्क कर लीजिए, क्या कि such type of material having enormous number of free electron, free electron क्या है, loosely bounded electrons को बनेंगे, क्योंकि free गैसियस मॉलिक्यूल की तरह ऐसे ऐसे मूव करने के लिए फ्री, समझ आया थोड़ा। तो एक्चुअल में कहानी गैसियस मॉलिक्यूल की नहीं है, उसमें वाइब्रेशन होता है ना, मेटल के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पोजीशन से बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन एंड से दूसरे एंड तक कर सकते हैं, चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं, चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं, बेसिकली ये तुम्हें पता है कुछ। तो मान लो अपने पास एक कंडक्टर, ठीक है, ये क्या है कंडक्टर, ये है न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर, ये ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रल कंडक्टर है कोई, तो इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यूट्रल में क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं, चार्ज है, ओवरऑल चार्ज क्या है, जीरो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही है इसकी कहानी है। तो चलो इसको थोड़ा चार्ज देके देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा चार्ज देके देखिए, इसमें हमने कुछ प्लस क्यू चार्ज दी, प्लस क्यू है ना, क्यू जब भी मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है चार्ज दिया जा रहा है, प्लस का मतलब प्लस चार्ज दिया जा रहा है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, समझ आया। तो जब भी इसे चार्ज दिया जाए किसी कंडक्टर, मान लो ये कोई सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, एक न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर,
कैसा भी वो सॉलिड हो जाए, उसकी बात नहीं, सॉलिड कंडक्टर है, इसमें चार्ज दिया है, तो वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली, अगर ये रेगुलर सरफेस है तो थ्रू आउट द सरफेस चार्ज will uniformly distributed due to the repulsion theory. Same charges will repel to each other, and there are enormous number of free electrons which are the charge carriers. So whenever you supply the charge, whenever you supply the charge to the conductor, it will distribute it all over the surfaces uniformly. It is distributed uniformly. इसमें लिख लो प्लस क्यू चार्ज इसको सप्लाई करेंगे, तो प्लस क्यू टोटल इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें कंडक्टर है, तो कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स मींस की चार्ज और कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये कि वो चार्ज अपने में से फ्लो करने देगा, करंट अपने में से फ्लो करने देगा। चार्ज दे दोगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ चार्ज दे दिया तो यहीं पे चार्ज रहेगा कब इंसुलेटर के केस यहाँ चार्ज जरूर होगा, लेकिन कंडक्टर के केस में चार्ज तो यहाँ पॉइंट साइज पे दोगे तो ये पूरा ऑल ओवर द सरफेस चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बताओ भाई समझ में आया सबको? क्लियर है कि नहीं? आता डू यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट प्लीज ग्रुप में आंसर करो। सबको क्लियर है? किसी भी कंडक्टर को कहीं भी चार्ज दोगे, उसके सेंटर पे दो, उसके सरफेस पे दो, कहीं भी दो, ये चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूं। देखो ये न्यूट्रल था, इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्यू चार्ज जैसे इसको मिला, प्लस क्यू चार्ज जैसे ही मिला, प्लस क्यू चार्ज मिलने का कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो एक्स्ट्रा चार्ज पे कोई डिबेट नहीं हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है? तो अब वो एक जगह नहीं रहेगा, वो सेम चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर। प्लस क्यू चार्ज है तो वो रिपेल होगा। अब रिपेल मान लो तुमने यहाँ पे क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, कुछ यहाँ पे चार्ज होगा, प्लस होगा प्लस होगा, तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के बाद ये चार्जेस बाउंड नहीं है, यही पे रहेंगे, वो फ्री है ट्रांसफर होने के, मैक्सिमम दूर जाना चाहेगा। रिपल्शन होगा तो मैक्सिमम दूर जाना चाहेगा, अब मैक्सिमम दूर जाना चाहेगा इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी मैक्सिमम दूर जाना चाहेगा। और ये जा कहां सकता है? यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है, ठीक है? इधर वाला इधर, ठीक है? तो टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये तब होगा when the body will be uniformly distributed surface। बॉडी अगर रेगुलर सरफेस की होगी तो यूनिफॉर्म सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बोलो समझ में आई कहानी? और अगर शेप इरेगुलर होगी तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, लेकिन होगा सरफेस पे ही, होगा सरफेस पे ही। अच्छा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज होने तो नेगेटिव अंदर रहेगा, खाली पॉजिटिव चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई भी चार्ज होगा, सारा चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसी को नेगेटिव चार्ज दे दिए होते तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ऐसा माइनस क्यू चार्ज दे दोगे किसी कंडक्टर को, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ यार, नोट बनाने में बड़ी सावधानी बरतनी है, तुम लोग कई बार गलत नोट भी बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैंने ये सब कहानी किसके लिए कही है? कंडक्टर के लिए, ठीक है? कंडक्टर के लिए पूरी कहानी है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? आगे प्रोसीड किया है तो इसमें नोट मिलेगा। When we supply some charge to any conducting body, no doubt, when we supply
when we supply some positive or negative charge, positive or negative charge to any conducting body, to any conducting body, or you can say to any conducting material, okay, or any conducting surface, कुछ भी लिख सकते हैं. If we supply some positive or negative charge to any conducting material, this charge will be uniformly distributed throughout the surface. Throughout the surface. This charge will be distributed uniformly throughout the surface due to repulsion concept, due to mutual repulsion concept. नहीं, same charges will depend to each other. तो प्लस प्लस चार्ज है वो मैक्सिमम दूर रहना चाहेंगे तो मैक्सिमम दूर रहना चाहेंगे तो मैक्सिमम दूर कहाँ, हवा में तो नहीं जाएंगे ना, वहां निकालने के लिए तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी. तो ये जितना स्पेस में ये मटेरियल है उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे. और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, खुद ही वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. पढ़ा तब ये कहानी में फिर से लिखवा दूंगा. अभी इतना जाना कि कोई भी प्लस के चार्ज होता है माइनस, ये पूरा यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. बोलो समझ में आया कहानी, क्लियर है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इरेगुलर सरफेस, क्लियरली लिखो. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on irregular surface. Charge distribution on irregular surface. अब irregular surface पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? मान लो अपने पास एक कोई ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये शेप देख रहे हो, ये शेप है. ये मान लो कोई कंडक्टर है इरेगुलर शेप का, तो इसको चार्ज दिया है, इसको चार्ज दिया गया है. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्वेशन करके अगर हमने देखा तो चार्ज की जो डेंसिटी वो नीचे वाले पॉइंट से ज्यादा है. ऐसे बनाना है डायग्राम, इसमें जल्दी मत करना, टाइम लेके बनाओ. देखिए चार्ज की डेंसिटी कहाँ पे है? ज्यादा. ये दिखाई दे रहा है, चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा किधर है? पॉइंटेड साइड पे, पॉइंटेड साइड, ठीक है. मींस देखो ये जो कर्वेचर है यहाँ पे, इसको देखो अगर देखें तो ये छोटी रेडियस का कर्वेचर है ना. ये देखो अगर ये कर्वेचर देखो ये वाला, तो ये इतने बड़े रेडियस का कर्वेचर. अच्छा, इस कर्वेचर की अगर बात करूं तो ये इतने बड़े वाले सर्कल का कर्वेचर है ना. तो ये जो रेडियस है मान लो r3, ये रेडियस है मान लो r2, ये रेडियस है मान लो r1. समझ आ रहा है? तो ये देखा गया कि जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस की चार्ज पर यूनिट एरिया, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन
radius of curvature inversely proportional to 1 upon, sorry, surface charge density is proportional to 1. Radius of curvature क्या है? Surface charge density is inversely proportional to radius of curvature. समझ आई बात? तो surface charge density को हम एक नोटेशन से शो करते हैं जिसको कहते हैं सिग्मा. क्या बोलते हैं? छोटा सिग्मा. क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा. आओ बच्चों देखो क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा. तो सिग्मा proportional to 1 upon radius of curvature. Hence surface charge density is proportional to 1 upon r. ये पता है. हमेशा कहीं किसी भी नेचर का चार्ज हो हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे इसी कॉन्सेप्ट से होगा. Where sigma is the surface charge density. Sigma is the surface charge density. तो सिग्मा को एक स्पेशल नोटेशन से बताते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया. कहीं भी सरफेस अगर किसी कहीं भी चार्ज अगर किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में आपको सिग्मा पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? सिग्मा. ठीक है. तो सिग्मा क्यू बाई ए. तो सिग्मा की यूनिट क्या है? चार्ज अपॉन एरिया. तो इस सिग्मा की यूनिट क्या होगी? इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट एरिया से. चार्ज पर यूनिट एरिया. तो इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होगी? मतलब एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर. तो सिग्मा की यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर. और सिग्मा होता क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया. समझा? तो इससे एक और बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर चार्ज बहुत ही छोटा है और एरिया बहुत ही छोटी, फॉर स्मॉल चार्ज, स्मॉलर चार्ज के लिए सिग्मा कैसे डिफाइन होगा? मींस dq कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू d. इसको लिख लो dA छोटी एरिया, इसको लिख लो चार्ज छोटा dq चार्ज. तो dq कैन बी रिटन एज सिग्मा dA. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा ये वाली जो फिजिक्स है वो टोटल इंटीग्रेशन और कैलकुलस पे चलेगी. इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, पूरी कैलकुलस पे चलेगी. ठीक है. तो जहां पे dq दिखाई दिया तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे. तो बातें समझ आएंगी. टाइप से इंटीग्रेशन ये याद है. तो dq इज द स्मॉलर चार्ज, dA इज द स्मॉल एरिया, sigma is the surface charge density. Surface charge density. Sigma is the surface charge density. Clear? तो जैसे होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी उसी तरह एक चीज होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी. है ना? तीन बातें होती हैं वो समझ लो. तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक होता है सिग्मा, एक होता है लैम्डा और एक होता है रो. सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ.
चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये लास्ट होता है रो। रो इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये है लेंथ, ये है एरिया। बोलो क्लियर? तो ये तीन बातें बहुत जरूरी है पता रहना, नहीं तो समझ में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। इसका फ्रीक्वेंट यूज हुआ करेगा, ठीक है? तो जब भी देखो, जब भी किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए सिग्मा डिफाइन कीजिए। जब भी किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी रॉड पे, किसी स्टिक पे, किसी थ्रेड पे, किसी स्ट्रिंग पे, किसी स्प्रिंग पे, मीन्स की जिसकी एरिया नहीं है, ठीक है, किसी मीन्स की लाइन सेगमेंट पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए आपको लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हो गया एरिया वाला। ये है वॉल्यूम पे। मान लो कि कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर के थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अब सरफेस से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होता तो सरफेस एरिया से बात बन जाती, तो सिग्मा से हो सकता है। लेकिन अगर सॉलिड एक स्फीयर है तो उसका तो वॉल्यूम थ्रू आउट द वॉल्यूम बात चलेगी ना चार्जिंग की, है कि नहीं? तो उस केस में रो पता होना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो इन तीन के हेल्प से किसी भी शेप पे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जा सकता है। इसीलिए ये तीन ही पैरामीटर मैथमेटिक्स की हेल्प से दिए गए फिजिक्स। बताइए ठीक है? ये तो था इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज हमेशा हमेशा आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कि जो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू, अभी मैंने बताया सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, इस कॉन्सेप्ट को कई बार कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। कोरोना डिस्चार्ज कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन ये वर्ड दिख जाए कोरोना डिस्चार्ज, तो समझना सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की बात हो गई। ये वो कॉन्सेप्ट है जो डील करता है कि जो प्रीसियस मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कोई मान लो कि कॉस्टली कोई मंदिर है, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी है, या ताजमहल है ना, तो उसके टॉप पे एक नुकीला सा कंडक्टर लगाया जाता है कॉपर का, ठीक है? गोल्ड का लगाओगे तो उतना ज्यादा और फायदा है। गोल्ड का लगाने में नहीं ना, लगने रहने देंगे तो लेके भाग जाएंगे, ठीक है? तो मीन्स कंडक्टर होना चाहिए और शार्प पॉइंटेड होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभी, वो इसी की हेल्प से वो डिफाइन होगा कि व्हाट इज द फिजिक्स टू अप्लाई द पॉइंटेड कंडक्टर ऑन द प्रीसियस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है? कोई प्रीसियस बिल्डिंग है, उसके टॉप पे ये नुकीला कंडक्टर भी लगाया जाता है, त्रिशूल टाइप का लगा देंगे, है ना, तलवार का जो नोक होता है, स्वर्ड्स पॉइंट, उस टाइप का लगाते हैं। इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो आपको आपके माइंड में रहना चाहिए क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगली क्लास में दूंगा, या दे मैं भी सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में उतना इजीली नहीं है, ठीक है? तो यू शुड टेक टाइम, ये दिमाग में रखना कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड applying the pointed conductor on the precious monuments top, ठीक है? इक्वेशन लिख लो, समझ लो, इसको समझ में आना चाहिए, ठीक है? वो इसी से सॉल्व क्यों होता है वो बताया, ठीक है? और सुनो, तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द non conducting body and insulating body, charge distribution on
insulating body product. Or insulating body. कोई अगर इंसुलेटर और उस पे चार्ज देंगे, मान लो तुम्हारे पास एक इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तुमने इस पे चार्ज दे दिया प्लस के, तो जहां चार्ज दे दोगे वहीं पे रुका रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। चार्ज जहां दोगे ये वहीं पे रुका रहेगा, चार्ज जहां दोगे रुका रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को ले जाने के लिए चार्ज कैरियर्स भी तो चाहिए, और चार्ज कैरियर्स यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इज देयर एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर? नो, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4-5 नहीं ले जा सकते। तो इसके लिख लेना ड्यू टू absence of free electrons, charge will remain at that particular point, at that particular point where it was dropped. जहां चार्ज ड्रॉप किया गया था इंसुलेटर में, वही चार्ज फिक्स रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, तो वहां पर कोई जाने का सवाल ही नहीं होगा। क्लियर? ये कब होगा? इंसुलेटर में, यहाँ रख दोगे तो ये नहीं रहेगा, यहाँ रख दोगे नहीं रहेगा, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं। मिडिल पॉइंट से भी कंडक्टर में रखोगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सॉफ्ट सरफेस आउटसाइड। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर में कैसे हुआ, इंसुलेटर में कैसे हुआ, सब बच्चों को क्लियर है? तो आगे बढ़े। यार तुम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, कुछ तो अटेंडेंस देने के बाद गायब ही हो जाते हैं। A pointed object would mean that we are decreasing the radius which would result in increased charge density. It means that if there is a lightning strike, okay, ठीक है। ये जसकरण ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है, वैसे बहुत अच्छा, जसकरण यही लिखा है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर ये पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और जब मैं इसको आंसर करूंगा तो मैं लिखवा दूंगा। आंसर तुमने सही दिया है। It means कि सिग्मा कोरोना डिस्चार्ज की वजह से सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बना है, तो थंडरिंग होगी, तो थंडरिंग होती है जब, तो उसमें क्या है, क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के उससे चार्ज का ट्रांसफर होना है। अब उनका पोटेंशियल हाई है और उनका पोटेंशियल लो है, तो चार्ज हाई टू लो फ्लो करेगा, ठीक है। तो फ्लो करेंगे तो उनको कोई मीडियम चाहिए, वो मीडियम को वहां पे मिल जाता है। मीडियम नहीं मिलेगा तो थंडरिंग टूट सकती है, क्रैक हो सकता है।
और जितना जल्दी से चार्ज नलीफाई हो जाएगा उतना शांत हो जाएगा माहौल। इसलिए गोल्ड की, कॉपर की, ठीक है, वो नुकीला पॉइंटेड त्रिशूल टाइप का ऐसे लगाए रहते है ना, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या है, कम है, तो सिग्मा ज्यादा, r की वैल्यू कम करोगे, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो जितना ही नुकीला होगा उतना ज्यादा चार्ज जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा तो खत्म बात, एंकरिंग इफेक्ट नहीं करेगी लाइटनिंग। और अगर जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा देर तक उस पे गिरती रहेगी, लाइटनिंग पड़ती रहेगी, तो क्रैक कर सकता है। ये रीजन है, मैं इसको लिखा हूँ तरीके से, पहले तो तुम्हारा रीजन जो बताया बिल्कुल सही, जिस कर्व का रीजन सही है आंसर, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें बताना था कि टाइप ऑफ चार्जिंग ऑफ materials, देखो इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ चार्जिंग ऑफ मैटर्स। मैटर्स का मतलब कि कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब चीजों को चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज करने का अपने पास बहुत तरीका है। पहला, बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। सेकेंड, बाय इंडक्शन मेथड। थर्ड, बाय फ्रिक्शन मेथड। यही तीन तो तुम्हारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है। तीन और तरीका है, 6 टाइप से चार्जिंग, ठीक है। जो तुम्हारे बुक्स में मिलेगा वो 3 ही टाइप का मिलेगा, ठीक है। बाकी मॉडर्न फिजिक्स का है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ जब फिजिक्स से रिलेटेड है। ये हो गया फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड द फोर्थ वन इज बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ लिखेगा या ऊपर लिखो तो दिख जाएगा। फिफ्थ है बाय थर्मो आयनिक इमिशन। सिक्स्थ है बाय फील्ड इफेक्ट इमिशन। सिक्स्थ में यहाँ लिखा बाय फील्ड इफेक्ट इमिशन, बाय फील्ड इफेक्ट इमिशन, बाय फील्ड इफेक्ट इमिशन, ठीक है। तो फील्ड इफेक्ट इमिशन क्या है, थर्मोडायनामिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, सब बताया जाएगा। पहले देखो कि बाय कंडक्शन मेथड पहले हम डील करते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम लेफ्ट? 4 to 5 minutes. We can start it. It will not be completed today. Okay? ठीक है, आइए तो फर्स्ट लिखिए, मैं रब कर दूं, तो क्या होगा, ये नोट कर लिया क्या? ठीक है। तो बच्चों ये लिखिए, चार्जिंग फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट टाइप, चार्जिंग बाय चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय कंडक्शन
मेथड ऑफ चार्जिंग का 3 डिफाइन करने के लिए आता है शुरू से बोर्ड में। 5 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन के साथ, या 3 मार्क्स का आ सकता है केवल एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे बताना है, प्रॉपर डायग्राम नीचे स्केच पे। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन कि पहले तो दोनों कंडक्टर फिजिकली कांटेक्ट में होने चाहिए कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में। जैसे पहले बोथ द कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। अरे यार तुम लोग 5 मिनट बचता है तब भी एंट्री लेने लगते हो। बोथ द conducting body should be in physically contact में होनी चाहिए पहले दोनों बॉडी। पहला एक कंडीशन। दूसरा कि इन द कंडक्शन मेथड mass of the body can be changed. Means in conduction method of charging, conduction method of charging, mass of the body में चेंज करेगा क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थर्ड पॉइंट लिखो, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, in this method there is actual transfer of electrons। तो जब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉडी गेन करेगी या लूज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन पे अपना मास नहीं, इस वजह से मास बॉडी का कम ज्यादा होगा। फंडा क्लियर? फंडा क्लियर? अब डायग्राम बनाना जरूरी है। मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, या कोई मान लो न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको मान लो न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल कंडक्टर। तो न्यूट्रल कंडक्टर का क्या मतलब है कि जितना प्लस उतना ही माइनस। मान ले ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक लाइन में होना जरूरी नहीं, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव भी होंगे, समझ आया? तो पॉजिटिव हो गए 6, नेगेटिव 1 2 3 4 5 6। ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल। और तुम्हारे पास बॉडी, इस बॉडी का नाम रखो कि, और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में माइनस, इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना। अब इसको हमें कंडक्शन मेथड से न्यूट्रल बॉडी में कंडक्शन मेथड से चार्ज करना, इस नाम इस बॉडी का नाम है बी। इसका मास है m a और इसका मास है m b।
देखो जल्दी से 2 मिनट की और कहानी है। तो पहला कंडीशन है कि फिजिकली कांटेक्ट होना चाहिए फिजिकली कांटेक्ट। ये डायग्राम में जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। तो ये फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। तो कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिविटी चार्ज है, पॉजिटिविटी का मतलब कितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे पॉजिटिव के पास आ जाएंगे। और ये हो गया देखो, और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और जो इधर पॉजिटिवली चार्ज थे वो दूर चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज जो था वो दूर चला जाएगा, नेगेटिव वाला इसके पास आ जाएगा। बाकी इसमें और भी पॉजिटिव होगा, मान लें पॉजिटिव चार्ज है। तो वो क्या है बेसिकली यहाँ नलिफिकेशन प्रोसेस मिलता है। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को ये सब खत्म कर दें। नेगेटिव पॉजिटिव सेम अमाउंट के मिलेगा तो नलिफिकेशन भी हुई। नलिफिकेशन या न्यूट्रलाइजेशन विल हैपन। अब क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो बॉडी का मास कम हो जाएगा, जिसको ट्रांसफर होगा उसका मास ज्यादा हो जाएगा। फिर इसको सेपरेट करो, जरा सेपरेट करोगे ये बॉडी ये है, ये बॉडी ये तो ए पे चार्ज कौन सा है? कंडक्टर है, तो इस पे क्या है? पॉजिटिव। पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव और ये बी ब्लॉक है, तो बी ब्लॉक पे तो अपना जितना इंटेंसिफाई कर पाया इस पे चार्ज बचा भी दे सकता है और भी चार्ज बचा दे सकता है। ठीक है, तो इस पहले से ही पॉजिटिव चार्ज। तो जिस टाइप का चार्ज होगा, जिस नेचर का चार्ज बॉडी पे होगा, उसी नेचर का चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे आएगा। किस मेथड में? कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो फाइनली पॉजिटिव है। अब सुनो हुआ क्या है? अब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर इधर को हुए हैं, इनमें ट्रांसफर हुए हैं, ध्यान रखना लॉजिक समझो। इसमें इलेक्ट्रॉन जितने थे इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो इनका मास बढ़ेगा। मींस मास ऑफ डी बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन। तो डू योरसेल्फ फॉर नेगेटिव चार्ज, ऐसा तुम करके क्या सेम डाटा रिपीट करना फॉर नेगेटिव चार्जिंग ऑफ कुछ यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉडी न्यूट्रल में लेना, फाइनली इसमें नेगेटिव आना चाहिए, इसमें नेगेटिव तो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, इज इट? हाँ जी, तो आज इतना ही, बातें होती हैं।